Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class of grade 9. Today we will discuss our next topic of chapter number 7, that is electrochemistry, and the topic is corrosion and the rusting of iron. First of all, we will see the term the corrosion. So what is the meaning of the corrosion? Corrosion means to eaten away the metals. Metals का ख़राब हो जाना, destroy हो जाना, this is called as corrosion. ठीक है. अब ये corrosion होती क्यों है? अगर एयर में मौजूद अगर एयर हो, ठीक है, और एयर में क्या हो, मॉइस्चर हो, तो ये दोनों चीज़ें अगर सरफेस मेटल की सरफेस के ऊपर कॉन्टीन्यूसली काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टक कर जाए तो उसकी सरफेस जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती है, ब्रेक होने लग जाती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज corrosion. corrosion से सरफेस ब्रेक हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है, और वो डिफरेंट फ्लेक्स फॉर्म में जो है वो सरफेस से उतरना शुरू हो जाती है. अक्सर आपने देखा होगा कि जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है वो ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है. क्यों? क्योंकि सिल्वर की ज्वेलरी जो है अगर वो मॉइस्चर के साथ इन कांटेक्ट होगी तो सिल्वर जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, और सिल्वर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वजह से जो सिल्वर की ज्वेलरी है वो हमें ऊपर से काली नज़र आना शुरू हो जाती है काफ़ी टाइम गुजरने के बाद. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज द corrosion. इसको भी हम लोग corrosion बोलते हैं. सो अब जितनी भी मेटल्स हैं वो नॉर्मली एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती हैं एंड दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द corrosion ऑफ एनी मेटल. अब मेटल्स एलुमिनियम भी जो है, एलुमिनियम का दैट इज़ अ मेटल, अगर वो एयर और ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट होगा तो एलुमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एलुमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द corrosion ऑफ एलुमिनियम. इज़ इट क्लियर? ठीक है. सो corrosion का क्या मतलब है? दैट इज़ टू contact with the oxygen to form the respective oxides in the presence of the moisture. अच्छा, ये तो corrosion जो है वो एक जनरल टर्म है जो कि हर मेटल जो है उसको शो करती है. लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली आयरन की बात करें तो आयरन की जो corrosion होती है, आयरन की जो corrosion है, यानी कि आयरन जो है वो ब्रेक होगा तो आयरन की corrosion को हम लोग एक स्पेसिफिकली नेम देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज द रस्टिंग, जिसको उर्दू में हम लोग जंग लगना भी कहते हैं कि आयरन पे जंग लग गया. ये क्या होता है कि अगर आयरन जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ा रहे तो उसके ऊपर जो है वो ब्राउन कलर का जो है वो कलर, उसका जो आयरन का जो कलर है ग्रे कलर से वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, रेडिश ब्राउन में. दैट रेडिश ब्राउन कलर इज़ कॉल्ड एज रस्ट. उसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, जंग होता है वो. ठीक है. और ये भी आपने देखा है कि भी बरसात या बारिश जहाँ पे हो या जहाँ पे नमी हो या पानी हो वहाँ पे आयरन को बहुत जल्दी जंग लग जाता है. ठीक है. सो आई कैन से डैट कि रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर मैं उसकी कंडीशन देखूँ कि किन की वजह से रस्टिंग होती है, तो नंबर 1 क्या है? एक तो एयर होनी चाहिए. एयर में हमें क्या चीज़ चाहिए? डैट इज़ द ऑक्सीजन. एंड नंबर 2, एयर में मॉइस्चर होना चाहिए. मॉइस्चर का मतलब होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वाटर वेपर्स, वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये तो हम सबको पता है कि नॉर्मल एयर में वाटर वेपर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये 2 मेन फैक्टर्स हैं डैट कॉज द रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसकी वजह से आयरन को रस्ट होता है. अब ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, कैसे आयरन को जंग लगता है? तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि आयरन को जंग से बचाने के लिए हम ऊपर पेंट कर देते हैं. पेंट करने से क्या होता है कि अब लेट्स सपोज ये एक आयरन का पीस है, ठीक है, और मुझे पता है कि भाई आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर रस्ट बना देगी. मुझे उस रस्टिंग को रोकना है. कैसे? अगर मैं इस आयरन की सरफेस को ऑक्सीजन के साथ मिलने से रोक दूँ तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं. ठीक है. ये पेंट कर देंगे. अभी क्या होगा कि अब वो बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो अब ये इस लेयर के इनके दरमियान जो है वो गैप हर्डल आ गई है ये पेंट के फॉर्म में, इसलिए वो उसमें रस्टिंग नहीं होती. इसलिए हम आयरन को नॉर्मली पेंट करके रखते हैं ताकि जंग ना लगे. लेकिन अगर किसी जगह से पेंट ब्रेक हो जाए या टूट जाए या ख़त्म हो जाए या वहाँ पे डेंट्स आ जाए या स्टेन कोई भी दाग लगा हुआ हो, तो वो दाग वाला रीजन क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट को इंक्रीज़ कर देगा और रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी.
ठीक हो गया। अब कैसे होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है कि अगर यहाँ से पेंट जो है वो ब्रेक हो जाए या डेंट्स हों या कोई भी स्टेन, कोई भी दाग लगे हुए हों, तो उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि अब आयरन जो है आपके पास, आयरन का फार्मूला सिंबल आप सबको पता है कि डेट इज़ द Fe, ठीक है। तो वो फ़ौरन से पहले जो है वो अपने आप को रिड्यूस्ड करना शुरू कर देती है, ठीक है, सॉरी डेट ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देती है बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगी एंड इट कन्वर्ट टू द फ्रॉम आयरन एटम टू आयरन आयन। तो लेट्स सपोज अगर मैं 2 एटम की बात करती हूँ तो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 आयन बनेंगे और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे, 4 टोटल, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है कि ये वो जो डेंट्स हैं या स्टेन है वो क्या करती है, वो उस जगह को वीकर कर देती है और आयरन के जो एटम्स हैं वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देते हैं बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इज़ इट क्लियर? ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस आयरन के सरफेस, आयरन की इस शीट के ऊपर फैलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको मॉइस्चर मिल रहा हो, जहाँ पे उनको एयर जो है वो एयर के अंदर मौजूद जो मॉइस्चर है जहाँ पे वो उनके साथ इन कांटेक्ट हो रहा हो, ठीक है। अब सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली ये होता है कि अब एयर में हमें पता है कि वाटर प्रेजेंट है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है। तो एयर में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलके एक एसिड बनाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब हमें पता है कि एसिड की करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट कैन रिलीज या दैट कैन डोनेट द हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। अब चूंकि ये एसिड है तो एसिड की करैक्टरिस्टिक ये होती है कि ये खुद में से हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन आयन, इस कार्बोनिक एसिड में 2 H2 लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के लूँगी तो कितने हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज़ इट क्लियर? तो अब ये जो हाइड्रोजन आयन आ गई हैं कार्बोनिक एसिड से आए हैं और कार्बोनिक एसिड जो है वो एयर में फॉर्म हो रहा है, ये सारा प्रोसेस एयर में हो रहा है। एयर में ही वाटर वेपर्स हैं, एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड है और एयर ही में कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन्स जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले थे आयरन में से, जो कि मैंने आपसे कहा है कि वो उस आयरन पीस के ऊपर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन उनको इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके बाद ये 4 हाइड्रोजन आयन है जो कि कार्बोनिक एसिड से आ रहा है और एयर में से ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बना देती हैं, वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेंगे, दे फॉर्म द हाइड्रोजन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देंगी, वाटर। सो इसका मतलब है कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो इसमें वाटर, इस प्रोसेस में वाटर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर आता जा रहा है, एक तो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है और एक इस प्रोसेस में भी वाटर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से प्रोसेस जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में देखें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इस रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन यानी कि टोटल रिएक्शन क्या होगा, टोटल रिएक्शन कैसे निकलेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, या जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लूँगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शंस को अब ऐड करना शुरू कर दूँ तो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स सारी आपस में ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 आयरन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन आयन है एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दे गिव्स अस, यहाँ पे हमारे पास क्या बना था, 2 iron ion and 4 electrons, 2 iron ion and 4 electrons and plus ये 2 water molecules, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो बाकी हमारे पास क्या रिएक्शन बचा है, दैट इज़ द 2 आयरन, ऑक्सीजन and 4 hydrogen ion. They are combined together to form the 2 iron ion and 2 water molecule. This is called as the redox reaction. इसको हम लोग redox reaction बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये एक दफ़ा रिएक्शन हो गया ना, अब ये देखें, अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि टोटल हाइड्रोजन आयरन के जो एटम थे जो न्यूट्रल थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, आयंस में। और हमें पता है कि आयंस आर द वेरी रिएक्टिव स्पीशी, ये स्टेबल नहीं होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो आयरन के एटम्स हैं वो एटम नहीं रहे बल्कि आयन बन गए हैं। अब वो आयरन की करेक्टरिस्टिक उसमें लूज़ हो गई हैं। अब वो आयरन एटम नहीं रहे बल्कि एक नई स्पीशी बन गई है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द आयरन आयंस। इज़ इट क्लियर? अब ये चूँकि ये आयरन आयन जो है एक बहुत रिएक्टिव स्पीशी है, क्योंकि आयंस है ये, तो इमीडिएटली ये आयंस जो है वो पूरी उस शीट के ऊपर स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। और जब एक दफ़ा एक एटम ब्रेक हो जाता है ना आयरन का, तो फिर हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये रिएक्शन फिर स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये फिर मज़ीद एटम्स जो है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये एक कंटिन्यू रिएक्शन हो जाता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि भाई ऊपर वाली सारी लेयर के जो आयरन एटम्स हैं वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ऊपर वाली सारी लेयर कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर नीचे वाली लेयर की बारी आएगी, उसमें सारे एटम्स जो हैं वो आयरन आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर? इसलिए आयरन पे जब जंग लगता है ना, तो आप देखो कि उसकी सरफेस को देखो तो ऊपर से वो ब्रेक हो जाती है, वो भुरभुरी सी होती है। ठीक है, वो टूटने लग जाती है। तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि अब वो आयरन नहीं रहे बल्कि वो आयरन आयंस में कन्वर्ट होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक हो गया? अब चूँकि ये आयरन आयन एक रिएक्टिव स्पीशी है, तो ये क्या करेगी, ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, यानी कि यही आयरन आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगी। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि अब इस रिएक्शन के दौरान बन रहा है ना, उसने उस पूरे मेटल के ऊपर स्प्रेड हो गया, उस वाटर मॉलिक्यूल की एक पूरी थिक लेयर लगी हुई है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगी, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, और इनटू वाटर मॉलिक्यूल, वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसके अंदर, दैट इज़ एन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इस प्रोसेस के दरमियान ये जो वाटर जो इस पूरी मेटल को उसने सराउंड किया हुआ है, ये वाटर, तो जब आयरन ऑक्साइड बनेगा तो ये आयरन ऑक्साइड और ये वाटर आपस में कंबाइन, ये वाटर मॉलिक्यूल भी उस आयरन ऑक्साइड के अंदर इंट्रैप्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके हमारे पास दोबारा से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर दोबारा से कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और कार्बोनिक एसिड फिर से क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन। अभी हाइड्रोजन आयन बन गया है, फिर से यही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉन्टिन्यू। इज इट क्लियर? तो ये जो दिस इज़ कॉल्ड, ये जो आपके पास बना ना Fe2O3 इंटू एन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज़ कॉल्ड एज रस्ट। इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग जंग बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, जब ये जंग बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन गया, अब ये आयरन नहीं है बल्कि ये एक नया प्रोडक्ट बना है, तो ये पोरस होती है। पोरस का मतलब है ये सुराख वाली होती है। तो जब सुराख होंगे ना उसके अंदर, तो सरफेस के ऊपर जब सुराख हो जाएंगे, तो उस सुराख के अंदर में, उस सुराख में से वाटर मॉलिक्यूल भी जा सकते हैं अंदर वाले एटम्स के पास, मेटल के अंदर वाले एटम्स के पास, और ऑक्सीजन गैस भी जा सकती है। लेट्स सपोज कि भी अगर ये पहले आपके पास आयरन पीस था, सॉलिड था, ठीक है, जब इसमें रस्टिंग स्टार्ट हो गई, ऊपर वाली लेयर में जो है ये रस्ट बन गया। ठीक है, ये एक आयरन ऑक्साइड बन गया, और ये स्पोरस होती है, सुराख होती है। तो इन सुराख में से ऑक्सीजन भी इंट्रैप हो सकती है, और इस सुराख में से मॉइस्चर भी इंट्रैप हो सकती है। जब ये दोनों चीज़ें इंट्रैप्ट होंगी, तो नेक्स्ट जो लेयर है आयरन की, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। अगेन ये पोरस होती है, इसके अंदर से मज़ीद ऑक्सीजन एंड वाटर जाएंगे, तो नेक्स्ट लेयर पोरस होती जाएगी। इज़ इट क्लियर? सो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस तमाम की तमाम आयरन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक हो गया? सो ये एक हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन हमने ये पढ़ा, और दूसरा ये जो हमने पढ़ा है, देखिए ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीडेशन करवा रही है, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रही हैं बाय रिएक्टिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एंड फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे गेन भी हो रही है, और इसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज़ भी हो रहे हैं। तो ये भी कौन सा रिएक्शन होगा? रिडॉक्स होगा।
क्यों? देखें, ऑक्सीजन की एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। अब चूंकि ये दोनों काम एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सो आई कैन से डैट के रस्टिंग ऑफ आयरन में दो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। एक जो ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें आयरन आयन प्रोड्यूस होता है, और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें आयरन आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर देती है, यानी कि रस्ट बना देती है। ठीक हो गया? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन। थैंक यू।